हेलो दोस्तों, एक बार फिर स्वागत है आपका एक्सेलेंट क्लासेस में। ये वीडियो लाया हूँ मैं आपके लिए। यूपी वीडियो का री एग्ज़ाम हुआ और कोचिंग सेंटर्स वालों ने अपनी आंसर की दी। और कुछ कोचिंग सेंटर वाले तो ऐसे हैं जिनका नाम तो मैं लूँगा नहीं। उन्होंने तो ये कहा कि जितना कुछ आया हमारे सारा पढ़ाए हुए में से आया, जबकि करंट अफेयर्स और जो जीके स्टैटिक जीके का पार्ट था वो किसी भी कोचिंग से मैच नहीं हो रहा था। सब के तोते उड़ गए, किसी से मैच नहीं हुआ। ठीक, सब कोचिंग वालों ने दावे किए कि हमारे से आया, जितने हमारे टीचर हैं, हमारे टीचर तो आइंस्टीन हैं, ये तो सीधे ऊपर से प्रकट हुए हुए हैं, इन्होंने तो ये पढ़ाया, ये हुआ, लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ है। ठीक है, रीजनिंग सबके लिए सबको पता ही था रीजनिंग का, तो कि रीजनिंग तो इसमें टफ आनी है, क्योंकि लास्ट बार जब हुआ था 2018 में तब भी रीजनिंग टफ ही आई थी। तो इस बार भी रीजनिंग का तो फाइनल था कि ऐसी आएगी, लेकिन जीएस का किसी को अनुमान नहीं था ऐसी आएगी। जितने प्रैक्टिस सेट दिए, जितने करंट अफेयर्स पढ़ाई, जितने स्टैटिक जीके पढ़ाई, कुछ नहीं आया किसी में से। ठीक है, 2-4% तो सब में से फंसते हैं, ये कोई मामूली बात है। तो यूपी वीडियो की आयोग ने आंसर की दी है। आयोग जो है सबका उस्ताद हो रहा है इस समय में। आंसर की जो दी है यूपी आयोग ने, तो उसमें लगभग 10 क्वेश्चन गलत है जिन पर ऑब्जेक्शन डल सकता है। आपको मैं इन क्वेश्चन को विद प्रूफ सॉल्व कराऊंगा, दिखाऊंगा कि हाँ इन पे ऑब्जेक्शन डल सकता है या नहीं। 10 क्वेश्चन टोटल, 4 शिफ्टों में 10 क्वेश्चन ऐसे थे। तो वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आप सभी से हाथ जोड़कर रिक्वेस्ट है कि वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। आप वीडियो देखते ऐसे मत जाएं, सब्सक्राइब करें, क्योंकि अच्छा कंटेंट इस चैनल पर मैं लाता रहूँगा। ऑथेंटिक न्यूज़ लाऊंगा सारी की सारी, वो यूपी का कोई एग्ज़ाम हो या सेंटर का कोई भी एग्ज़ाम हो। गुप्त सूत्रों से मैं विभाग के अंदर की कुछ खबरें आपके लिए लाया करूँगा। लेकिन अगर मुझे मोटिवेशन मिलेगा तो मेरे चैनल को आप सब्सक्राइब करो, मैं आपको अच्छी अच्छी जानकारी वाली खबरें देता रहूँगा। तो आंसर की जो आई है आयोग की तरफ से जो दी गई, उसमें 10 क्वेश्चनों पर ऑब्जेक्शन डाल सकते हैं आप। एक क्वेश्चन के ऑब्जेक्शन डालने के 100 रुपये आयोग ने फ़ीस रखी है। सभी शिफ्टों का शिफ्ट वाइज मैं आपको एनालिसिस कराता हूँ कि क्या क्या क्वेश्चन में क्या क्या फॉल्ट था। तो चलते हैं क्वेश्चन पर अपने। तो उम्मीद करते हैं आप सभी ने आंसर की तो डाउनलोड कर ही ली होगी। मैं 26 की फर्स्ट से शुरू करता हूँ। 26 की फर्स्ट में सबसे ज़्यादा आसान पेपर भी था बताया जा रहा है ऐसा, और सबसे ज़्यादा आपत्तिजनक पर्सन भी इसी शिफ्ट में है। जैसा मैं पहला पर्सन इसका लेता हूँ, ये नीचे लिखे हुए पर्सन का गद्यांश पढ़ना है, उसके आधार पर बताना है, सत्यता की जांच करनी है क्या क्या होगा। तो भारत सरकार ने राज्य सरकारों को महिलाओं को रोजगार के अवसर अर्जित करने के लिए आग्रह किया कि आप ज़्यादा से ज़्यादा रोजगार के अवसर निकाल लो, जिससे महिलाओं को अधिक प्रशिक्षण सुविधाओं पर के लिए सभी प्रयास किए जाने चाहिए। यानी ज़्यादा से ज़्यादा ट्रेनिंग मिलनी चाहिए महिलाओं को, और उन्हें लाभकारी रोजगार मिल सके। भाई ट्रेनिंग मिलेगी तो रोजगार भी मिलेगा। तो महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाने के लिए सरकार ने हाल में ही नीतिगत फैसलों का अनुसरण किया है। ये सब कुछ बताया है इस क्वेश्चन में। सरकार जोर दे रही कि महिलाओं को ज़्यादा से ज़्यादा ट्रेनिंग कराए राज्य सरकार, केंद्र सरकार ये बात बोल रही। जहाँ तक नई नौकरियों का संबंध है, राज्यों में निष्पक्ष सेक्स के खिलाफ भेदभाव को समाप्त करने के लिए कहा गया है। यानी आप जो है जेंडर को के बेस पर नौकरी मत दो कि ये महिला है या पुरुष है, ये निष्पक्ष होना चाहिए। जो एबल है उसको नौकरी मिलनी चाहिए। महिला श्रमिकों के लिए समान वेतन कड़ाई से पालन किया जाए, इस पर बल दिया जाए। सभी को बराबर वेतन मिले, महिलाओं को भी पुरुषों को भी। तो ये इसमें बताया गया है इस पैराग्राफ में। इसमें फिर कहा कि महिलाओं के बीच उन्मूलन के लिए अधिक रोजगार के अवसर सृजित किए जा रहे हैं, ऐसा बताया। रोजगार के अवसर भी सृजित किए जा रहे हैं। तो आयोग ये पूछता है कि इसके आधार पर आपको बताना है कि सरकार ने इस नीति से महिलाओं को काफ़ी फायदा हुआ है। सरकार की इस नीति से, तो इस नीति से सरकार की महिलाओं को काफ़ी फायदा हुआ है। आयोग ने इसका आंसर ये दिया है, यदि आपको लगता है कि डाटा अपर्याप्त है, यानी दिए गए तथ्यों से आप नहीं कह सकते कुछ भी, तो अनुमान सही या गलत होने पर संभावना है या नहीं है, ये बताना आपको। तो जब ऐसा कहा गवर्नमेंट ने, सेंट्रल गवर्नमेंट ने, तो स्टेट गवर्नमेंट ने एक बात फॉलो की होगी। ये दूसरी बात, अगर स्टेट गवर्नमेंट ने फॉलो नहीं की तो ये लाइन का मतलब क्या है? महिलाओं के बीच गरीबी उन्मूलन के लिए अधिक रोजगार के अवसर सृजित किए जा रहे हैं। जब रोजगार के अवसर सृजित किए जा रहे हैं तो महिलाओं को, इस नीति से महिलाओं को काफ़ी फायदा हुआ है, ये बात तो क्लियर होगी। जब रोजगार के अवसर दिए जा रहे और बराबर वेतन की बात हो रही, तो दो बात इन्होंने कह दी जब, और ये अवसर भी दिए जा रहे, एक तो सेंट्रल गवर्नमेंट ऑर्डर दे रही और एक उसे फॉलो भी किया जा रहा, और फिर रोजगार के अवसर भी सृजित हो रहे, तो इससे महिलाओं को तो फायदा होगा ही होगा। ये कह रहा डाटा पर्याप्त है। तो आयोग की तरफ से इसका आंसर ये दिया गया, डाटा पर्याप्त है। तो इसका मतलब ये आपत्तिजनक क्वेश्चन हो सकता है मेरी राय में। तो अगले क्वेश्चन पर चलते हैं।
मैं आपको 26 की फर्स्ट शिफ्ट का क्वेश्चन ये पहले सोल्व करा रहा आपको ये। अब अगला क्वेश्चन आया कि बताइए, क्या सीखना एक सतत प्रक्रिया है, लगातार प्रक्रिया है? आदमी लगातार सीखता है क्या? बिल्कुल सीखता है, आदमी हमेशा सीखता रहता है। हाँ, बिल्कुल सही बात है। सीखने के लिए बहुत कुछ है और हमारे पास इतना कम समय है। सीखने के लिए इतना कुछ है कि हर व्यक्ति के पास समय का अभाव पड़ जाता है, लेकिन उसका सीखना बंद नहीं होता। जब वो बुजुर्ग होकर मरता है, 100 साल की एज में मरता है, तब भी वो कुछ ना कुछ सीखता जरूर है। तो हाँ, ये प्रक्रिया सीखने की के लिए बहुत कुछ है, सतत प्रक्रिया भी है सीखने की। हाँ, बिल्कुल सही है इसका ये। नहीं, विषय में उच्चतम डिग्री प्राप्त करने के बाद सीखना बंद हो जाता है, ये बात गलत है। पहली बात इसकी सही है, सीखना कभी बंद हो सकता है क्या, मुझे आप बताइए। तो सीखना एक सतत प्रक्रिया हुई या नहीं हुई? लगातार आदमी सीखता ही जाएगा। समय का अभाव बिल्कुल पड़ेगा उस पर, क्योंकि एक आदमी जब 50 साल तक सीख रहा था, उसके बाद उसकी किसी वजह से डेथ होगी, तो उसका मतलब उस पर समय का अभाव रह गया, तो सीख नहीं पाया। ठीक। या फिर एक व्यक्ति एक कोई पर्टिकुलर विषय को सीख रहा था, लेकिन उसे पारिवारिक संकटों में, पारिवारिक दिक्कतों में फंसने से उसको वो सब्जेक्ट पढ़ने का टाइम नहीं मिल पा रहा, इसलिए उसका समय का अभाव के कारण वो सीख नहीं पा रहा। तो समय का अभाव हो सकता है अवरोध, लेकिन सीखना एक सतत प्रक्रिया और सीखना चाहिए भी। तो इसलिए मैं सपोर्ट करूंगा कि पहला इसमें सही है, दूसरा इसमें सपोर्ट नहीं करता, गलत है। आयोग ने दिया इसका ये आंसर, देखिए ये देख रहे होंगे आप, आयोग ने दिया न तो फर्स्ट और न ही सेकंड मजबूत है, जो कि गलत है। अब तीसरे क्वेश्चन पाते हैं, ये भी 26 के फर्स्ट का है। इसमें पानी के दबाव की स्थिति में उगने वाले पौधों को किस नाम से इसमें जीरोफाइट दिया है। ठीक। तो मैंने सर्च किया इधर उधर से, एक दो लूसेंट वगैरह किताब से, दूसरी बुक से सर्च किया, तो सिंपल सी बात एक है, वैसे तो एक नॉर्मल बात है, बुक से ना भी सर्च करो, जहाँ जीरो शब्द का प्रयोग होता है, जीरो शब्द, जीरो फाइट या जीरो कुछ भी, वो मरुस्थल से संबंधित होता है, मरुस्थल। और जहाँ पर पानी का जिक्र होता है तो वहाँ हाइड्रोफाइट का जिक्र होता है, हाइड्रो। पानी है तो हाइड्रो और नमी है तो हाइग्रो, हाइड्रो हाइग्रो। तो दो शब्दों का यूज होता है, नमी के लिए ये, पानी के लिए हाइड्रो और मरुस्थल के लिए जीरो। इसमें तो मरुस्थल का जिक्र ही नहीं, इसमें तो पानी का दबाव का जिक्र है, तो इसलिए जीरो फाइट ऑब्जेक्शन करने वाला क्वेश्चन है, आप लोग कीजिए। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। एक शब्द आया ये, बिल्ड शब्द किससे संबंधित है? खूब सर्च करो आप यूट्यूब पर, आपको अच्छे से मिलेगा कि अमेरिकन फुटबॉल से संबंधित बिल्ड शब्द है, लेकिन फ्रांस के खेल से भी संबंधित है, और ये ब्रिटेन के यूरोप में पैदा एक गेम है जो पेपर पर बनाकर खेला जाता है, उससे भी संबंधित है बिल्ड। तो बिल्ड शब्द का संबंध कई खेलों से है, तो इसमें अमेरिकन फुटबॉल से संबंधित है, ये केवल आयोग ने आंसर दे दिया, तो इस पर भी ऑब्जेक्शन डाला जा सकता है। अगले क्वेश्चन पाते हैं, चोराचारी कांड किससे संबंधित है? चोराचारी की घटना आपको पता है सभी को कि जब असहयोग आंदोलन शुरू हुआ था, तो असहयोग आंदोलन हमारा शुरू हुआ 1 अगस्त 1920 से शुरू हुआ, और चोराचारी जो कांड हुआ था वो हुआ था 5 फरवरी 1922 को। तो इसका मतलब असहयोग आंदोलन शुरू हो चुका था, गांधी के द्वारा कह दिया गया था कि हम कोई भी सहयोग नहीं करेंगे अंग्रेजों का, तो ये चल रहा था। लेकिन कोई भी घटना हो तो आंदोलन पर फर्क पड़ता, तो ये घटना हो गई चोराचारी की घटना, जिसमें गोरखपुर के पास थाने में आग लगाया दी, तो इससे इस आंदोलन को रोकना पड़ा था गांधी को। तो ठीक है, चोराचारी के कारण आंदोलन रुका था, लेकिन यहाँ लिखा का आंदोलन का आह्वान करता है, आह्वान इंग्लिश में देख लो, ये लिखा हुआ, डू टू विच इंसिडेंट डिड गांधी जी कॉल द नॉन कॉर्पोरेशन, कॉल करना यानी बुलाना, बुलाता है। ठीक। अब वापस बुलाना नहीं लिखा हुआ, केवल बुलाता है लिखा हुआ, तो उसमें चोराचारी कांड के कारण आंदोलन को वापस बुलाया गया था, रोका गया था, न कि शुरू किया गया था। ठीक। तो ये कह रहा कि ये मतलब जो है क्वेश्चन में यहाँ गड़बड़ होगी, हिंदी और इंग्लिश दोनों में ही गड़बड़ है, तो यहाँ रोकना रखना चाहिए था, तो इसलिए ऑब्जेक्शन डल सकता है, क्वेश्चन डिलीट होगा पक्का अगर आप लोग ऑब्जेक्शन करेंगे तो। 26 का फर्स्ट का ही है ये भी। इसमें दिया हुआ कि चल रही ट्रेन में से किसी व्यक्ति की ओर दौड़ेंगे, ये सब कुछ यानी रेलवे लाइन से गुजरते हुए आपने देख लिया कि विपरीत दिशा से दो ट्रेन एक ही लाइन पर आ रही, तो क्या करेंगे आप जब एक ही लाइन पर दो ट्रेन आ रही? तो ठीक है, आप दोनों ट्रेन की तरफ तो दौड़ नहीं सकते, किसी एक ट्रेन की तरफ दौड़ेंगे, संभावित दुर्घटना के बारे में इंजन कर्मचारी को सूचित करने का प्रयास करेंगे। ठीक, ये बात ठीक है, सूचित करने का प्रयास करेंगे इंजन कर्मचारी को। लेकिन इसमें एक ऑप्शन और दिया गया था पेपर में कि आप एक कोई ऐसा सिंबल दिखाएंगे जिससे ट्रेन चालक को अनुभव हो जाए कि हाँ कुछ ना कुछ गड़बड़ है। तो सिंबल दिखाएंगे यानी आप लाल शर्ट दिखाएंगे, लाल कपड़ा दिखाएंगे, हाथ से रोकने की कोशिश करेंगे, तो कुछ ना कुछ ऐसे करेंगे। तो जब आप सिंबल दिखाएंगे तो कोई एक ट्रेन को जरूरी थोड़े, वो दोनों को भी दिखा सकते हैं। सिंबल दिखाने की बात है, ऑप्शन में था सिंबल, तो वो ऑप्शन इसका सही हो सकता है। एक ही ट्रेन की तरफ दौड़ेंगे, ट्रेन स्पीड पे कितनी पे है और उसके बाद उसके इंजन कर्मचारी को आप सूचित कर पाए नहीं कर पाए तो कुछ नहीं कह सकते दौड़ने से, तो इसलिए आप जो है सिंबल दिखाएंगे, ये बात इसकी ठीक हो गई। तो यहाँ पर ये भी ऑब्जेक्शन के लायक क्वेश्चन है।
अगला क्वेश्चन है, ये मैं बता रहा आपको अगला क्वेश्चन, ये 26 की सेकंड शिफ्ट का है, 26 की सेकंड शिफ्ट का, याद रखेंगे इसको। तो इसमें दिया हुआ कि दो संख्याओं का एक्स वाई का गुणनफल क्या होगा, ये पूछ रहा है ये। और इसमें एक्स और वाई का जो एलसीएम है वो 71 है। 71 किसी से भी नहीं कटता, ये प्राइम नंबर है, एक अभाज्य संख्या है। तो जब किसी से नहीं कटता तो उसके फैक्टर हो सकते हैं, एक संख्या 71 गुणा दूसरी संख्या 1, तो इसका मतलब ये हो सकते हैं, ठीक। क्योंकि एक संख्या 71 होगी, दूसरी 1 होगी, दोनों का जो एलसीएम होगा, एलसीएम क्या नंबर होता है, एलसीएम जो इन दोनों से कटता हो, तो 71 ही इन दोनों से कटेगा। एक ये भी हो सकता है कि दोनों संख्या ही 71 हो जाए, एक संख्या 71 है, दूसरी संख्या भी 71 है, तो दोनों संख्या अगर 71 हो गई तो इनका एलसीएम भी 71 ही होगा, और मतलब किसी से कटेगी भी नहीं। तो गुणनफल तो इनका निकाला जा सकता है इससे भी और इससे भी। तो ये कह रहा दो प्राकृतिक संख्या एक्स वाई का गुणनफल क्या होगा, तो गुणनफल निकाला जा सकता है, भले ही दो गुणनफल निकले लेकिन पॉसिबल तो है। अगर 71 दोनों का एलसीएम हुआ तो गुणनफल निकालना पॉसिबल तो है। आयोग कह रहा कि प्रॉब्लम कैन नॉट बी सॉल्व, और एक से ज़्यादा आंसर आ सकते हैं लेकिन प्रॉब्लम तो सॉल्व हो गई। तो इसलिए डेफिनेटली क्वेश्चन हटना चाहिए। ये वाला क्वेश्चन देखिए, या तो ट्रेन लेट है या पटरी से उतर गई है। बट ट्रेन लेट है, पटरी से उतर गई है, इस पर ऑब्जेक्शन डलने लायक है भी क्वेश्चन। इसमें वाक्य में पूछना कि तार्किक रूप से कौन सी जोड़ी सही है। ट्रेन लेट है, मैच कर रहा जो का, तो पटरी से उतर गई है, बिल्कुल मैच कर रहा, तो ए और सी मैच कर रहा। आयोग आंसर दे रहा बी सी, बी का मतलब होगा ट्रेन लेट नहीं है, अरे या तो ट्रेन लेट है। दूसरा ऑप्शन दे रहा बी सी में ट्रेन पटरी से उतर गई है, ट्रेन लेट नहीं है, पटरी से उतर गई है। इसके अनुसार हमें जो का तो तार्किक रूप से एक वाक्य के आधार पर आंसर चुनना था। तो ट्रेन लेट है, पटरी से उतर गई है, कथन के आधार पर निष्कर्ष जो के तो अगर हमें मिल रहे तो वो निष्कर्ष तो डेफिनेटली सही होंगे। तो इसलिए इसके ए और सी निष्कर्ष जो के तो है जैसा ऊपर दिया गया। इसलिए इस पर ये कह रहे हैं बच्चे के ऑब्जेक्शन डलना चाहिए, लेकिन मैं नहीं समझता इस पर ऑब्जेक्शन डलना है, क्योंकि पहला पूछा है ना, पहला जो था वो प्योंगयांग ही बना था, पहला जो बना था वो प्योंगयांग ही बना था, लेकिन हाल फिलहाल अभी फरवरी में जो बना था उसका नाम टोनी था। तो इस पर ऑब्जेक्शन मैं नहीं मानता इस पर डलना चाहिए, तो मैं इसको डिलीट करता हूँ कि ऑब्जेक्शन में श्रेणी में नहीं आना चाहिए। इसके बाद आते हैं 27 की फर्स्ट शिफ्ट पर। ये 26 तक के थे यहाँ तक, 27 की फर्स्ट शिफ्ट पर आते हैं। इसमें दिया हुआ है कि कौन सी आकृति इसे फॉलो करती है। देखिए ध्यान से देखना, इसे फॉलो करती है, यहाँ से ये और ये ऐसा फॉलो कर रही है। देखिए आप लोग बड़े ध्यान से अगर देखें, मैं थोड़ा सा जूम कर देता हूँ इसको, मैंने जूम कर दिया इसको। तो अगर आप बड़ी गौर से देखें इसको, तो ये जो आकृति है पहले वाली, इसमें सेम ऐसा ही बना हुआ है। ये लाइन खींच दी, ये लाइन खींच दी यहाँ, ठीक, यहाँ से लाइन खींच के ये यहाँ ले गया और फिर यहाँ ले गया और फिर ये ले गया। ये हो गया एक तो इसका सही, एक इसका ये भी सही हो सकता है। देखिए मैंने ये लाइन खींच दी यहाँ से, फिर मैं यहाँ ले गया इसको, ठीक, फिर मैं यहाँ ले गया इसको, फिर यहाँ ले गया और फिर यहाँ ले गया। तो दोनों में डिफरेंस क्या है, दोनों बन रहे हैं तो एक से ज़्यादा बन रहे हैं, जबकि आयोग इसका आंसर पहला दे रहा, तो इसका तीसरा भी आंसर हो सकता है, तो इस पर भी ऑब्जेक्शन डलेगा। और ये है 27 की फर्स्ट शिफ्ट का। 27 की फर्स्ट शिफ्ट का ये एक और क्वेश्चन है जो ऑब्जेक्शन लायक है। जैसे इसमें बताया है, मैं यहाँ लिख देता हूँ, देवेश आदित्य से छोटा है। ये आदित्य, ये देवेश, छोटा होगा इससे, ठीक है। फिर बोल रहा है ये लेकिन गौतम से लंबा है। देवेश जो है वो गौतम से लंबा है, ये होगा गौतम से लंबा है। ईमी हरीश से लंबी है, ईमी यहाँ रख दिया मैंने, हरीश से लंबी होगी ये हो गया हरीश से लंबी। लेकिन चंदन से छोटी है, चंदन से छोटी, सी ऊपर आएगा यानी। व्योम देवेश से छोटा है, यहाँ या यहाँ दो जगह आएगा व्योम, ठीक। तो व्योम देवेश से छोटा है लेकिन फरद से लंबा है, फरद से लंबा है। फरद इसका मतलब यहाँ आएगा, तो फरद अगर यहाँ आएगा इस केस में, फिर कह रहा है चंदन गौतम से छोटा है, तो चंदन गौतम से, अब फरद या तो इसके नीचे यहाँ आएगा या फिर इसके नीचे यहाँ आएगा, यहाँ भी फरद आ सकता है। चंदन गौतम से छोटा है, चंदन गौतम से छोटा है, इसका मतलब चंदन, ई और एच सब यहाँ आएंगे, ये नीचे, ये वाली पूरी लाइन नीचे आ जाएगी, से छोटा है। गौतम फरद जितना लंबा नहीं है, यानी गौतम जो है फरद से जितना लंबा नहीं है, यानी कि गौतम फरद से छोटा है, इसका मतलब फरद यहाँ आ गया, फिर इसका मतलब यहाँ, फरद यहाँ आ गया, यहाँ, ठीक। तो अब जो सही क्रम बना वो बनाता हूँ मैं। सबसे ऊपर हमने रखा था देवेश आदित्य से छोटा है, यानी आदित्य यहाँ रखा था, फिर हमने रखा था ये डी, फिर हमने रखा था ये यहाँ वी आएगा ये, फिर यहाँ आएगा फरद, फिर आएगा जी, फिर सी, फिर ई और फिर एच, ये आएगा। अब इसमें पूछ रहा कि निम्नलिखित में से पांचवा छोटा कौन है, पांचवा छोटे की बात हो रही, तो 1 2 3 4 5, पाँच का आंसर फरद होना चाहिए। आयोग ने क्या आंसर दिया इसका, देखिए आयोग ने इसका गौतम आंसर दिया है, तो इसलिए ये भी ऑब्जेक्शन वाला क्वेश्चन है, इस पर भी ऑब्जेक्शन डलना चाहिए, ठीक। तो ये क्वेश्चन थे जिन पर ऑब्जेक्शन डलना चाहिए था 26 की फर्स्ट, सेकेंड और 27 की फर्स्ट में। 27 की सेकेंड में मुझे कुछ ऐसा क्वेश्चन मिला नहीं है, मिलेगा तो मैं ज़रूर वीडियो बनाऊँगा।
तो भाई इस पर आप लोग ऑब्जेक्शन डालिए, और अगर आपको किसी और शिफ्ट में कोई और क्वेश्चन ऐसा डाउट का लगता है जिसको ऑब्जेक्शन डालना चाहिए तो कमेंट बॉक्स में आप मुझे बताइए, मैं उसके लिए स्पेशल वीडियो बनाऊंगा, ठीक है। और इधर उधर बहुत सारे ग्रुप है जिन पर मैं सेंड करूँगा उस क्वेश्चन को। तो भाई वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो शेयर कर दो वीडियो को, चैनल को लाइक भी कर दो, और सब्सक्राइब भी चैनल को ज़रूर कर लो भाई, सब्सक्राइबर हमारे बहुत कम हैं, ठीक। अच्छा कंटेंट देने की कोशिश कर रहे हैं, तो आप ज़्यादा से ज़्यादा चैनल को सब्सक्राइब करें, करामा इधर उधर से, और वीडियो को शेयर भी करें। धन्यवाद।